हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीपीसीएस का जो आपकी नोटिफिकेशन है वो निकल के आ गई है और आप लोगों के लिए तैयारी करने का सबसे सही मौका है ये। और इसी के चलते चलते जो है मैंने कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो है मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है इसके लिए, जिसका आज हम सेट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, बहुत सारे सेट आएंगे, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, ठीक है। और भी एग्जाम्स के लिए मैं क्लासेस में हमारे चैनल के ऊपर डालता रहता हूं, सो दैट आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होती चली जाए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1, द प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ऑफ यूपीपीसीएस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज है हमारा सेट नंबर 1 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपको टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको 100% यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन, लेक्चर्स जो भी हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, इन सबके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है, लेकिन टेलीग्राम चैनल को 100% ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप लोग जो है मेरा पेड कोर्सेज हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज 1 साल की वैलिडिटी के लिए जस्ट 499 रुपए में आपको मिलेंगे। जस्ट 499 रुपए में आपको मिलेगा और इसमें कोड लगाना है आपको VIP 499। क्लियर। लास्ट ईयर भी मैंने जो है अपने पेड कोर्स 10,000 MCQ कोर्स में यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले थे और मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले थे। तो इस बार भी मैं जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा और वो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स हमारा 10,000 MCQ कोर्स है। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स के भी हैं, मॉक टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बनाए थे, इस साल भी मैं इसमें बनाऊंगा, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। और जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें यहाँ पे स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज के अंदर जो है आपको यही कोड लगाना है, तभी आपको ये कोर्स जो है 499 रुपए में मिलेगा। और इन कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको करना क्या होगा, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आपको डाउनलोड करनी होगी। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जब डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा ना, तो ये कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे, उसमें कोड लगा लेना VIP 499, तो आपको 499 में कोर्स मिल जाएगा हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत। क्लियर। तो अब स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। तो देखिए जी, हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। Who wrote the book इंडिया फॉर इंडियंस, ये पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। ध्यान से समझिए, हम यहां पे वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, बुक, ठीक है। अगर बुक की बात आती है तो वो लिखी है CR दास जी ने, चितरंजन दास जी ने लिखी है। पॉइंट समझ आया। सॉरी, यहां पे वर्ड क्या है, बुक, ठीक है, CR दास जी ने। अगर यहां पे वर्ड आ जाता स्लोगन, स्लोगन जो है इंडिया फॉर इंडियंस किसने दिया है, तो इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन किसने दिया है, तो वो दिया है दैट इज मूल शंकर, जिन्हें हम दयानंद सरस्वती जी के नाम से जानते हैं। दयानंद सरस्वती जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये स्लोगन हमें दिया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। दयानंद सरस्वती जी आपको पता है, जिन्होंने स्वराज वर्ड भी हमें बताया था, और स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने बोला था, गो बैक टू वेदास उन्होंने बोला था, सारी चीजें उन्होंने बोली हुई हैं। अब बात यह है, CR दास जी जो हैं हमने कहां पे पढ़े हुए हैं, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। और ये स्वराज पार्टी जो है CR दास जी ने किसके साथ मिलकर बनाई थी, CR दास वाज द प्रेसिडेंट एंड मोतीलाल नेहरू वाज द जनरल सेक्रेटरी। पॉइंट समझ आया। और ये जो है इन्होंने बनाई थी स्वराज पार्टी। आंसर नंबर ए इज द जी, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरी बात करते हैं MG रनाडे। MG रनाडे मैंने आपको पहले भी बताया था, पूना सार्वजनिक सभा के साथ जो है लिंक कौन करते हैं, MG रनाडे लिंक करते हैं। SN बनर्जी, SN बनर्जी जो है इन्होंने इंडियन एसोसिएशन जो है स्टार्ट करी थी, इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये स्टार्ट कब करी थी, 1876 में। किसके साथ मिलके, आनंद मोहन बोस के साथ मिलके, आनंद मोहन बोस के साथ मिलके। और SN बनर्जी जी ने एक पुस्तक भी लिखी है, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग।
पॉइंट समझ आया तुम्हें, ये याद रखना। वीडी सावरकर की बात करते हैं तो वीडी सावरकर जो हैं ये वही पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बोला था। ये इन्होंने किस चीज के लिए बोला था? 1857 रिवोल्ट के लिए बोला था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, सी आर दास इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बच्चे कह रहे हैं कि 1886 में था, नहीं 1886 में ना होके 1876 में बनाया गया था जी। समझ आया? करें आगे। आंसर नंबर क्या बनेगा जी? ए, दैट इज द इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक सी आर दास, चितरंजन दास। सी आर दास में कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं, सी आर दास में सी वर्ड का मतलब क्या है? दैट इज चितरंजन। पॉइंट समझ आया? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। और एक है सी आर फॉर्मूला, सी आर फॉर्मूला में क्या है? दैट इज जो है राजगोपालाचार्य। पॉइंट समझ आया? राजगोपालाचार्य वर्ड है, वहां पे ध्यान रखना। चलिए जी अगला आंसर बताइए। व्हाट कॉजेज द एड्स? एड्स से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। एड्स होता क्या है? इट्स कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज द एड्स। पॉइंट क्लियर? जिसमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है, कमी हो जाती है। और इम्यूनिटी डेफिशिएंट होना मतलब क्या हुआ? WBC सेल्स का कम होना। WBC सेल का कम होना का मतलब क्या है? जो टी सेल्स हैं आपके वो इफेक्ट हो रहे हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, एंटीबॉडी जो होती है वो हो रही है कम। जिससे क्या हो रही है? इम्यूनिटी जो हो रही है वो हो रही है कम। पॉइंट क्लियर हो गया? जिससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का वो क्या हो रहा है? कम, यानी कि वीक पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एड्स के अंदर है वो WBC सेल जो है इफेक्ट होते हैं। और ये होती किसके कारण है? वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण देखने को हमें मिलती है। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को एड्स डे देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं, वायरोलॉजी। क्लियर? वायरस हमने पहले कौन सा ढूंढा था? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा था। टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा था इवानोवस्की ने। इसी कारण हम जो है टोबैको को कह देते हैं, सॉरी इवानोवस्की को कह देते हैं फादर ऑफ द वायरोलॉजी कहा जाता है। और टोबैको की बात करते हैं, इंडिया में टोबैको लेके कौन आया था? पोर्तुगीज। कंजम्पशन बैन किसने करी थी? जहांगीर ने। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में देखने को हमें मिलता है। नो टोबैको डे कब होता है? 31 ऑफ मई को नो टोबैको डे देखने को हमें मिलता है। तो आंसर नंबर डी। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, enzyme linked immunosorbent assay, so this is the ELISA test, this is important one। फंगस की बात करें, फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कौन सा फंगस हम खा सकते हैं? दैट इज मशरूम। पॉइंट समझ आया? मशरूम इज द एडिबल फंगस। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वायरस। समझ आया तुम्हें जी? विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, बिल्कुल सही। विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। सनलाइट रीचेज द अर्थ, जो सन की लाइट है वो धरती के ऊपर कितने टाइम में पहुंच जाती है? देखिए अगर मैं सनलाइट की बात करूं, धरती से सन का जो डिफरेंस है आपका वो है अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास हम कह देते हैं। सो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जिसे हम कहते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। जब सन की किरणें धरती के ऊपर पड़ती हैं तो कितने टाइम में पहुंच जाती है? 498 सेकंड में हमारी धरती के ऊपर पहुंच जाती है। जब भी हम 498 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 8 मिनट 18 सेकंड जो है इसका कन्वर्जन आ जाता है। 8 मिनट का मतलब क्या हो गया? 8 मल्टीप्लाई बाई 60, 480 प्लस 18 सेकंड, यानी कि 498 सेकंड जो में धरती के ऊपर पहुंच जाती है। सो यहां पे इसको टिक क्या करना है? सी, क्योंकि एग्जामिनर ने यहां पे सी ऑप्शन को ही टिक किया हुआ है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 8 मिनट 18 सेकंड में धरती के ऊपर पहुंच जाती है। मैंने आपको बताया कि एवरेज डिस्टेंस कितना होता है? 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर ये डिस्टेंस जो है धरती और सन का जो डिस्टेंस है आपका कम हो जाए, यानी कि 147.1 मिलियन किलोमीटर का जो है आपका डिस्टेंस रह जाए,
3 या 4 जनवरी के आसपास ये देखने को हमें मिलता है। इस सिचुएशन को हम और क्या कहते हैं, पेरीहीलियन के नाम से भी जाना जाता है। पेरीहीलियन के नाम से, यानी कि धरती और सन जो है पास आ गए, डिस्टेंस आपका कम हो गया। अगर मैं बात करता हूं धरती और सन का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो गया 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एपहीलियन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये आपका एपहीलियन की सिचुएशन इसको हम कहते हैं। पॉइंट क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी। अगर सन की पूछा तो 498 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड में। अगर मून की लाइट पूछा तो आपका 1.3 सेकंड में धरती के ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है धरती का, और धरती के बहुत नजदीक है, सीधी सी बात है, तभी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंच जाती है धरती के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, सत्यशोधक समाज जो है ये किसने बनाया था? देखिए, सत्यशोधक समाज में क्या है, सत्यशोधक समाज के मतलब ये होता है कि ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है। ये ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है। जो लो कास्ट वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनका स्टेटस अप करना चाहते हैं, विमेन को पढ़ाई कराना चाहते हैं, विमेन को स्टेटस अप करना चाहते हैं। ये है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है वो स्टार्ट किसने किया था, वो किया था ज्योतिबा फुले जी ने स्टार्ट किया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फुले। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, गुलामगिरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, गुलामगिरी पुस्तक देखने को हमें मिलती है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, दैट इज ज्योतिबा फुले। दयानंद सरस्वती जी की अगर मैं बात करता हूं, दयानंद सरस्वती जो हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, आर्य समाज के संस्थापक, जिनका दूसरा नाम है मूल शंकर है। इन्होंने वर्ड दिया था, स्वराज वर्ड दिया था। क्लियर? इंडिया फॉर इंडियन स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदा स्लोगन दिया था। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वेद भाष्य और वेद भाषा भूमिका, सत्यारथ प्रकाश, ये नाम की जो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने, दैट इज दयानंद सरस्वती जी ने। गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो है स्टार्ट करी थी इन्होंने। क्लियर? 1932 में। और एक पेपर भी स्टार्ट किया था, हरिजन पेपर भी स्टार्ट किया था 1932 में, अगेन लोअर वर्ग के लोगों को अपलिफ्ट कराने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के बारे में बात करें, बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने स्टार्ट करी थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, दैट इज बी, ज्योतिबा फुले इज द करेक्ट आंसर, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको फारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है कि क्या इसका आंसर बनेगा। फारेनहाइट में आपको आंसर बताना है, ये है सेल्सियस का। सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। कैसे वो फॉर्मूला होता है, सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, दिस इज द फॉर्मूला। सेल्सियस में इन्होंने कितना देखा है, 50 दे रखा है, यानी कि 50 बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। क्लियर? निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18 5 90। क्लियर? एफ माइनस 32, सो ये माइनस 32 इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, 90 और प्लस 32 हो जाएगा, ये 2 और 12, यानी कि फारेनहाइट में कितना बन गया, 122 डिग्री आपका टेम्परेचर बन जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 122 डिग्री फारेनहाइट में आपका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया तुम्हें? ये क्लियर हो गया तुम्हें? यस, आंसर नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। एक चीज और देख लेते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट जो होते हैं वो बराबर कितने टेम्परेचर के ऊपर हो जाते हैं, -40 के ऊपर जो है बराबर हो जाते हैं। क्लियर? अगर -40 का मतलब इनमें से वैल्यू एक को -40 रख दो, दूसरे की वैल्यू -40 ही आएगी। और एक चीज आपको मैं बता दूं, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इससे आप निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपका जो है बॉडी टेम्परेचर केल्विन में होता है 310 के होता है। क्यों? क्योंकि देखिए C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 100 होता है ये। क्लियर? सेल्सियस 37 और इसको ऐड करके हमारा 310 केल्विन बन जाता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है। पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है। पानी बॉयल कब करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करता है। तो आपको ये वैल्यूज पता है,
इससे जो है आप फारेनहाइट में निकाल सकते हैं, इससे जो है आप केल्विन में निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दोनों बता दिया कि किस तरीके से इक्वल करके आप उसको निकाल सकते हैं। पॉइंट समझ आया? क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए ये हो गया जी पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताइए। करंट को फ्लो करने के लिए जो डिवाइस होती है वो इनमें से कौन सी होती है? करंट क्या है? व्हाट इज करंट? करंट जो है वो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहा जाता है, और करंट के जो यूनिट होते हैं उसे हम एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। अब बात ये है कि कौन सी डिवाइस मेजर करती है, तो वे डिवाइस मेजर करती है आपकी अमीटर। पॉइंट समझ आया? अमीटर जो है इस चीज को मेजर करती है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अमीटर। वोल्ट मीटर की अगर मैं बात करूं, वोल्टेज की बात करते हैं। पोटेंशियल मीटर की बात करूं तो दो जगहों के बीच में पोटेंशियल कितना है उस चीज को मेजर करने में मदद करती है जी। पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर जो यानी कि पोटेंशियल देखने को मिलता है वोल्टेज का, तो आंसर नंबर बी अमीटर इज द करेक्ट आंसर, अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके 18 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं इसने 20 हैं। इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, न्यूट्रॉन्स 20 है, तो आपको मास बताना है इस एलिमेंट का क्या होगा। मास का मतलब क्या है? दैट इज मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर? मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। पॉइंट क्लियर? अब बात यहां पे ये होती है, जितने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके बराबर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं 18 और न्यूट्रॉन कितने हैं 20, तो इसका मतलब क्या बनेगा 18 प्लस 20 कितना बन गया आपका 38 वैल्यू बन जाती है। तो मास नंबर यहां पे कितना बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 38 इज द करेक्ट वन। पॉइंट क्लियर है यहां तक जी? आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, बिल्कुल सही, 38 इज द करेक्ट आंसर, 38। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताओ, शाबाश। हमारे भारत में जो इन्फ्लेशन का टारगेट होता है वो कौन सेट करता है भारत में? इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन वर्ड का मतलब होता है महंगाई। महंगाई वर्ड का मतलब ये है जब भी किसी चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। और महंगाई क्यों होगी? या तो आप लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, या फिर पीछे से सप्लाई कम है उस चीज की, तभी जाके महंगाई होगी। महंगाई हमारे भारत देश के लिए अच्छी होती है अगर 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 जो है उसका जो इन्फ्लेशन हो रहा है यानी कि परसेंटेज वाइज जो 4 प्लस माइनस 2% जो आरबीआई का टारगेट है यानी कि 2 से 6%। कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट ईयर मुझे 100 रुपए में चीज मिल रही थी तो आज अगर 102 में मिल रही है तो कोई महंगाई नहीं है, वो अच्छी है। इतनी महंगाई अच्छी है, जहां 106 रुपए में भी मिल रही है ये महंगाई अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि सबके पास काम है, सबके पास ग्रोथ हो रही है, सबके पास पैसा आ रहा है और आरबीआई मार्केट में पैसा दे रहा है, जिसके कारण वो महंगाई हुई है। इतनी महंगाई अच्छी है हमारे भारत देश के लिए अगर 2 से 6% तक जो है उसकी महंगाई हो रही है। पॉइंट क्लियर? और इस टारगेट को सेट कौन करता है? आरबीआई सेट करता है। पॉइंट क्लियर? ध्यान रखना, आंसर नंबर ए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वो 6% से इंक्रीज कर गई, अगर वो 6% से इंक्रीज कर गई तो आरबीआई जो है एक्शन लेना तुरंत स्टार्ट कर देगा, मार्केट से वो पैसा खींचना स्टार्ट कर देगा कैसे भी, चाहे वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करे, चाहे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करे, किसी भी तरीके से, या फिर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो टैक्स अगर लगाने लग जाए ज्यादा से ज्यादा, तब भी जो है आपका पैसा मार्केट से खींचा जा सकता है। तो ऑल दीज आर द टर्म्स जो कि आपकी लिंक करती हैं आपकी इन्फ्लेशन टारगेट के साथ। क्लियर? हु सेट, यहां पे क्या वर्ड यूज किया है? हु सेट। हु सेट मतलब इन्फ्लेशन का टारगेट सेट कौन करता है। अगर आपसे पूछता यहां पे हु रेगुलेट्स इन्फ्लेशन, यानी कि हमारे भारत में इन्फ्लेशन को रेगुलेट कौन करता है, तब आपका आंसर ए और सी बनता। पॉइंट समझ आया? तो दोनों आपके ऑप्शन बनते, ए और सी बन जाता, यानी कि ऑप्शन बन जाता है यहां पे डी ऑप्शन बन जाता अगर रेगुलेशन की बात आती। पॉइंट समझ आया तुम्हें? ये पॉइंट समझ आया तुम्हें कि अगर सेट करने की बात आ रही है तो आरबीआई सेट करता है, लेकिन रेगुलेट करने की बात आती है, क्लियर, तो वो कौन करता है? आरबीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? टैक्स लगा देगा ज्यादा से ज्यादा। पॉइंट क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट क्लियर है तुम्हें?
सो डैट मैं आपको और भी पॉइंट्स बताऊं इसमें। यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं दोनों? यस, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। 1 अप्रैल 1935 को हमारा आरबीआई बना था। हेडक्वार्टर इसके कहां पे है? मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो टाइगर अंडर पाम ट्री, पाम मतलब ताड़, ताड़ के पेड़ के नीचे जो टाइगर है उसकी वो लोगो देखने को मिलती है आरबीआई की, ये ध्यान रखना है। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को आपका नेशनलाइजेशन देखने को हमें मिला था। पॉइंट क्लियर हो गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो छोड़ो इसको, सेबी की तरफ आ जाते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो बना था 1988 में, लेकिन इसको कानूनी पावर पार्लियामेंट्री द्वारा स्टैट्यूटरी पावर जो मिली थी, स्टैट्यूटरी पावर्स वो मिली थी 1992 में। इसके भी हेडक्वार्टर कहां पे हैं? मुंबई में। ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया तुम्हें? तो ये आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। आंसर नंबर क्या बनेगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड? हमारे भारत में जो सेंटर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है इंडियन लैंग्वेजेस का, वो कहां पे देखने को हमें मिलता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड कहां पे देखने को हमें मिलता है? सो दिस इज लोकेटेड इन द मैसूर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आंसर क्या बनेंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। लैंग्वेजेस के दिमाग से मेरे क्वेश्चन ये आ जाता है कि लैंग्वेज के लिए हमारे भारत देश में जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। अब टोटल मान्यता जो है 22 भाषाओं को मिली हुई है कि 22 भाषाएं जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को हमें मिलती हैं, जिसमें से इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यानी कि इन 22 भाषाओं में नहीं आती। बट कोई भी स्टेट इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकता है, जैसे कि नागालैंड ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश बोली गई है। बट इंग्लिश जो है इन 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं देखने को मिलती। लैंग्वेजेस की बात करें, आर्टिकल 343 जो है आपका, वो हमें क्या बताता है? हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं, इसरो के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। 15 अगस्त 1969 को जो है आपका जो है इसरो बना था। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैसूर इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे पूरे के पूरे सैटेलाइट फोन्स वगैरह लगे हुए हैं सभी जगह के ऊपर? अगर कोई टाइगर, राइनो इधर उधर हो जाता है, ठीक है, अगर इधर उधर हो जाता है तो वहां पे पहला नेशनल पार्क बताइए जहां पे ये सैटेलाइट फोन्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड दैट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल सही, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? असम में देखने को हमें मिलता है। असम में बहुत सारी चीजें हैं। असम में काजीरंगा, ओरांग नेशनल पार्क है, यहाँ पे मानस है, ठीक है, मानस है, और कौन सा है? नामेरी, दिब्रू साइकोवा, ये सारे नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। दैट इज इन द असम में। असम में एक चीज आपको बता दूं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन हॉर्न राइनो के लिए बड़ा फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए। असम की बात करें, असम में आपका मजूली आइलैंड भी देखने को हमें मिलता है, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबांसरी, कामेंग, ये सारी रिवर्स क्या बनाती हैं? यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। रिवर्स द्वारा बनाया गया आइलैंड देखने को हमें मिलता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरल में देखने को हमें मिलता है। बांदीपुर कर्नाटक में है। पेंच जो है आपका मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर डी, यहां तक क्लियर है? काजीरंगा इज द करेक्ट आंसर, काजीरंगा। सो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। क्लियर? राइनो वर्ड से मेरे दिमाग में एक आया कि नाक के ऊपर सूंड है, नाक के ऊपर सूंड है। तो अगर नोज की स्टडी को पूछा कि नोज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? राइनोलॉजी। ध्यान रखना, नोज की स्टडी पूछ लिया तो आंसर क्या बनेगा? राइनोलॉजी। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। याद रहेगा तुम्हें? ऐसे बताइए जी, जब भी एटम बम फटता है या एटम बम होता है, परमाणु बम है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा देखने को हमें मिलती है? एटम बम। देखिए सीधी सी बात है, एटम बम को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को हमने बम फेंका था। हमने मतलब बताता हूं कौन है हम यहाँ पे। और 9 अगस्त को फेंका था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फेंके गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। इसका नाम था लिटिल बॉय,
क्लियर। और इसका जो नाम था वो था फैट मैन। और ये दोनों जगहें जो हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं, ये कहां पे हैं? जापान में हैं। और इसके ऊपर बम फेंका था, यूएसए ने बम फेंका था जापान के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ था, जापान ने यूएस के 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अटैक किया था, जो कि इनका डिफेंस का मतलब बहुत बड़ा सेंटर होता है। तो जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने बम फेंके, लिटिल बॉय और फैटमैन। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम एटम बम की बात करें उसमें अगर हम यूरेनियम 235 यूज करते हैं तो उसको तोड़ दिया जाता है, और जब भी तोड़ा जाएगा वो बेरियम 142 में कन्वर्ट होगा और क्रिप्टन 92 में कन्वर्ट होगा, प्लस एक न्यूट्रॉन जो है आपका निकलेगा। क्लियर, एक न्यूट्रॉन आपका निकलेगा। ये न्यूट्रॉन जो है बड़ा शातिर है। शातिर का मतलब क्या है, ये कंट्रोल नहीं होता। पॉइंट समझ आया? ये एक न्यूट्रॉन जो है आगे 3 न्यूट्रॉन बनाता है, ये 3 आगे 9 बनाते हैं, 9 आगे 27 बनाते हैं, 27 आगे 81 बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रॉन्स 1 का 3, 3 का 9 इस तरीके से निकलते चले जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 निकलते चलते हैं, और ये क्या बना लेते हैं? चेन रिएक्शन बना लेते हैं। पॉइंट समझ आया? सो इसका मतलब ये है कि जब भी एटम बॉम्ब की बात करेंगे वहां पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी और वो चेन रिएक्शन देखने को हमें मिलेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होगा? सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? परमाणु विखंडन देखने को हमें मिलेगा और अनकंट्रोल्ड वे में देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को हमें मिलेगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक जी? आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो लिखा हुआ है, जैसे सन है, सन के पास जो एनर्जी आती है वो फ्यूजन के कारण आती है, संलयन के कारण ऊर्जा देखने को हमें मिलती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। कौन सी भाषा में कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी थी? कौन सी भाषा में राजतरंगिणी लिखी गई है? ये राजतरंगिणी जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है, कश्मीर की हिस्ट्री, और ये हमारी भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर है तुम्हें? चलिए बढ़िया। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर हिस्ट्री के बारे में कहानी है। चलिए अगला आंसर बताइए। इनमें से कौन सी जो एडिक्ट है, कौन सा शिलालेख है जहां पे अशोक को बोला, अशोक ने अपने आप को बोला है किंग ऑफ मगध, यानी कि वो मगध का राजा है। मगध का राजा है, ये किसने लिखा हुआ है? यस बता सकते हैं आप लोग जी? बताइए बताइए, किसमें बोला गया है, किसमें बोला गया है कि वो मगध का राजा है? यस, मगध का राजा है, किसमें बोला गया है? मैक्सिमम बच्चों के आंसर जो हैं यहां पे गलत आ रहे हैं। मगध का राजा उसने बोला है बाबरू एडिक्ट के अंतर्गत। क्लियर, जहां पे उसने लिखा है पियादसी ऑफ मगध। पियादसी मतलब क्या है? अगेन जो राजा है पियादशी, देवमप्रिय इनको बोलते थे। तो अशोक ने अपने आप को बोला था मगध का राजा बाबरू एडिक्ट के अंतर्गत। जो बच्चे मस्की एडिक्ट लिख रहे हैं इसमें इसका नाम लिखा गया है, अशोक वर्ड लिखा गया है। अगर उसने पूछा कि अशोक नाम हमारी कौन सी शिलालेख में है, तो आंसर आपका बनेगा मस्की एडिक्ट, जो कर्नाटक में देखने को मिलती हैं, अदरवाइज बाबरू एडिक्ट में। ये रुमनदेही एडिक्ट आपको पता होगा, रुमनदेही पिल्लर जो है लुम्बिनी में बनाया गया था, लुम्बिनी में, जहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, वहां पे रुमनदेही पिल्लर है आपका। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए अगला आंसर बताइए जी। आंसर नंबर डी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, सबसे जो पर्वत श्रृंखला जो पुरानी है हमारे भारत देश में, वो कौन सी देखने को हमें मिलती है? पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी है भारत देश में वो है आपकी अरावलीज। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अरावली इज द करेक्ट आंसर। अरावली, अरावली जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? जब प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पुराने वाली जो है हमारे भारत देश में वो है अरावलीज। और अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी का नाम, जो कि राजस्थान में हमें देखने को मिलती है। पॉइंट क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी बी। सतपुड़ा, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में एक आपकी रिवर बहती है, वो कौन सी है? नर्मदा रिवर।
जो कि हमारा इन दोनों रिवर्स के बीच में ब्लॉक माउंटेन का पार्ट बनाती है, क्लियर, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है, पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें। और ये नर्मदा रिवर गिर जाती है अरब सागर में और वहां पे क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्लियर। और एस्चुरी बनाने वाली 4 नदियां हैं, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये आपको याद रखना है। तो ये भी हो गया। हिमालयस की बात करें, हिमालयस जो है आपकी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे जो जवान है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि हमें नेपाल में देखने को मिलती है, और इसकी जो हाइट है 884.86 मीटर देखने को हमें मिलती है, ये याद रखना। जयंतिया की बात करें, गैरो, खासी और जयंतिया, ये हमें देखने को मिलती है मेघालय में, क्लियर। मेघालय जो है बादलों से घिरा हुआ शहर है, जिसे हम और क्या कहते हैं, अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय की बात करें, मनसम राम यहाँ पे एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड की, और यहाँ पे चेरापूंजी भी है जहां पे बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो ये सभी जगहें आपको पता होनी चाहिए। आंसर नंबर बी, अरावली इज द करेक्ट आंसर, अरावली। चलो अगला आंसर बताओ। द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वॉज, जो पहली विमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी की वो कौन रही हैं यहां पे। देखिए फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट जो है आईएनसी की कौन रही हैं, वो रही हैं एनी बेसेंट। आंसर नंबर बी। 1917 कलकत्ता सेशन हुआ था, वहां पे प्रेसिडेंट कौन बनी है, एनी बेसेंट बनी है। आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं ये, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आईएनसी में इन्होंने पहला कदम रखा एज ए विमेन, मतलब विमेन प्रेसिडेंट जो है बनी यहाँ पे। और इससे पहले 1916 में इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। होम रूल लीग स्टार्ट करने के लिए 2 लोग थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक जी और एक थी एनी बेसेंट। सबसे पहले स्टार्ट किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी, जिन्होंने हेडक्वार्टर कहां पे बनाए थे, महाराष्ट्र पुणे में हेडक्वार्टर बनाए थे। दूसरे नंबर पे कौन थी, दैट इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी ने हेडक्वार्टर बनाए थे मद्रास और अध्ययार जिसे हम कहते हैं, यहां पे हेडक्वार्टर इन्होंने बनाए थे, क्लियर, ये याद रखना। और उसके बाद जो है एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट बनी है। अगर यहां पे वर्ड आ जाता फर्स्ट इंडियन विमेन आ जाता, तो वहां पे आंसर बन जाता सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट रही हैं, कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट रही हैं, ये याद रखने वाला पार्ट है, वो है सरोजिनी नायडू जी, क्लियर। तो वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला जिसे हम कहते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट जी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है इनमें से बताना है वो क्या है। ग्लूकोज, देखिए जी ग्लूकोज की बात करते हैं तो दिस इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है ये, क्लियर। तो वो है ग्लूकोज, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा C6H12O6 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इंस्टेंट और इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर बात करूं मैं रिजर्व एनर्जी की, वो है आपकी ग्लाइकोजन, पॉइंट क्लियर। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहां पे होता है, लीवर में और मसल्स में, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, जो कि रिजर्व एनर्जी है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चन का। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोज। समझ आया तुम्हें, C6H12O6, यस बिल्कुल। फ्रक्टोज का भी यही है, फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। फ्रक्टोज जो है फ्रूट शुगर है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर है ये ध्यान रखना। जब भी सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज जिसे हम केन शुगर के नाम से जानते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं शुगर केन, ये अगर टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका कन्वर्जन होता है यहां पे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यस सी ऑप्शन। क्लियर हो गया तुम्हें जी, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है भारत में लगाई गई थी, कौन सी स्टेट में ये लगाई गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर मैं बात करता हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कौन सी आई थी, 1986 की, और उसके बाद हमने नेशनल पॉलिसी जो है 2020 में कन्वर्जन लेके आए, बदलाव लेके आए। और इसमें बदलाव लेके आने के लिए के कस्तूरी रंगन कमेटी जो है ये बैठी थी, जिसके कारण जो है ये बदलाव देखने को हमें मिले। और इसके लिए कौन सी स्टेट ने सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन करी थी, दैट वाज कर्नाटका।
कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु जिसे हम स्पेस सिटी के नाम से भी जानते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर। केरल में जो है आपको मैंने बताया था अष्टमुडी, वेम्बनाड, और एक मैं हमेशा बोलता हूं अष्टमुडी, वेम्बनाड, और कौन सी झील है और जो कि रामसर साइट्स हैं, अष्टमुडी है, वेम्बनाड है, शस्तंकोटा, 3 रामसर साइट देखने को मिलती है। तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैलिमीर है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तेलंगाना में एक रिवर है, दैट इज रिवर गोदावरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, रिवर गोदावरी के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट है आपका तेलंगाना में। पॉइंट समझ आया तुम्हें? सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी, कर्नाटका इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। बढ़िया। विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द औरंगजेब, मतलब औरंगजेब द्वारा जो है किसको मारा गया था यहां पे, औरंगजेब द्वारा। ये कौन है गुरु? औरंगजेब की मैं बात करूं जिनको आलमगीर का टाइटल है, आलमगीर जिसे हम कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इन्होंने अपने भाइयों को हराया था बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई में। दोनों लड़ाइयां जो हुई थी, पहले ये हुई थी फिर ये हुई थी 1658 में, और उसके बाद जब दिल्ली एंटर कर गया था औरंगजेब अपने भाइयों को हरा के, दारा शिकोह को हरा के, तो कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड आलमगीर का टाइटल लिया था। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार इनके टाइम पे काम करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जफरनामा लिखा था, औरंगजेब को लिखा था। जिंदा पीर इसे कहते हैं, इन्होंने जरूखा दर्शन बंद कर दिया था, म्यूजिक फेस्टिवल बंद कर दिए थे, पर्शियन फेस्टिवल, नवरोज फेस्टिवल बंद कर दिया था, सब चीजें इन्होंने बंद कर दिए थे, और जजिया टैक्स दोबारा से लगा दिया था जो है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो ये औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को मारा था? दैट इज गुरु तेग बहादुर। एक्चुअली इनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु तेग बहादुर जी का 9th सिख गुरु हैं ये, जिन्हें हम कहते हैं हिंद की चादर के नाम से भी जानते हैं। और जब इनको शहादत मिली थी, किनको? गुरु तेग बहादुर जी को, जब इनका गला काटा गया था, जहां पे इनका जो गला है, शीश जिसे हम कहते हैं, जहां पे गिरा था, वहां पे आज हमारा शीशगंज गुरुद्वारा देखने को मिलता है। ये शीशगंज गुरुद्वारा है कहां पे? चांदनी चौक दिल्ली के अंतर्गत है, वहां पे इनका सर काटा गया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुरु तेग बहादुर जी कौन है? गुरु तेग बहादुर जी पिता हैं गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह जी वही हैं जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, उनके पिता हैं ये। गुरु अर्जन देव जी की बात करें, ये 5वें सिख गुरु हैं, और इनको मारा था किसने? जहांगीर ने मारा था, जहांगीर ने मारा था। क्लियर। गुरु अंगद देव जी की बात करूं, गुरु अंगद देव जी जो 2nd सिख गुरु हैं ये, और इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट हमें बताई थी। जैसे कि हिंदी की स्क्रिप्ट जो है आपकी दैट इज देवनागरी होती है, तो पंजाबी भाषा की जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है गुरुमुखी, और वो हमें बताई थी अंगद जी ने बताई थी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। जी, रोड्स एंड सराइज को बोला गया था आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। देखिए आर्टरीज का मतलब क्या होता है, धमनियों का मतलब क्या होता है, जहां से प्योर ब्लड फ्लो करता है। देखिए सीधी सी बात है, जब रोड्स होंगी, रोड्स पे बिजनेस होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। सराय होंगी, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा भी रहे हैं, अगर रास्ते में थक भी गए, जब टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, रात होगी, दिन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पे वो रह सकते हैं। तो ये रोड्स एंड आर्टरीज हैं, ये किसके एम्पायर में बोला गया था? शेरशाह सूरी के एम्पायर में बोला गया था। आंसर नंबर ए। शेरशाह सूरी ने पुराना किला ओल्ड फोर्ट जो है दिल्ली के अंतर्गत बनाया, ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंतर्गत बनाया आपका यमुना रिवर के किनारे पे। क्लियर, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? फरीद है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? और शेर खान टाइटल मिला था, बाबर खान लोहानी ने इनको टाइटल दिया था। बाबर खान लोहानी जो है ये गवर्नर थे बिहार के, तब इनको टाइटल मिला था। और शेरशाह सूरी का जो टॉम है वो कहां पे है? सासाराम बिहार में देखने को हमें मिलता है। कॉपर का दाम और सिल्वर का रुपया जो है किसने इशू करवाया था? दैट इज शेरशाह सूरी ने करवाया था। बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 1539 में। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज जाने की बिलग्रिम की लड़ाई, ये जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं आपकी ये 1540 में। और ये दोनों लड़ाइयां किसने लड़ी थी? शेरशाह सूरी ने। किसके साथ लड़ी थी? हुमायूं के साथ। दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीते थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब यहां पे शेरशाह सूरी ने जीटी रोड्स भी बहुत सारे बनवाए हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और यहां पे डिपार्टमेंट है दीवाने विजारत, दीवाने विजारत इनके टाइम पे डिपार्टमेंट था, जो कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहा था।
दीवाने विजारत दैट इज रेवेन्यू और फाइनेंस का। क्लियर। और दीवाने अरीज की बात करता हूं, दीवाने अरीज ये बनवाए थे इसने, किसने? शेरशाह सूरी ने। ये आर्मी के लिए डिपार्टमेंट देखने को हमें मिलता था, दीवाने अरीज। क्लियर हो गया तुम्हें? दीवाने इंशा डिपार्टमेंट भी था, दीवाने इंशा जो कि कम्युनिकेशन के लिए डिपार्टमेंट देखने को हमें मिल रहा था, कम्युनिकेशन के लिए जो भी आप एक दूसरे से बातचीत या वहां पे करते हैं। क्लियर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दीवाने रसालत, दीवाने रसालत भी था जो कि किसके लिए था? डेट इज अ फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट था दीवाने रसालत। ये शेरशाह सूरी के टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। फिरोज शाह तुगलक की बात करता हूं तो इन्होंने जो है जो कुतुब मीनार है उसकी जो बिल्डिंग रिपेयर करवाई थी और उसके ऊपर 2 बिल्डिंगें और भी करवाई थी, और इन्होंने फतूहत ए फिरोज शाही नाम की ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने लिखी है, फतूहत ए फिरोज शाही। क्लियर। और इन्होंने दीवाने बंदगन, दीवाने बंदगन का मतलब ये है जो कि स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट था, गुलाम रखने का बड़ा शौकीन था, दीवाने बंदगन इन्होंने बनाया है। दीवाने खैरात, खैरात का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को जो है मतलब डोनेशन करते हैं तो दीवाने खैरात से गरीब लड़कियों की शादी करवाता था फिरोज शाह तुगलक। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। अकबर की बात करूं, द ग्रेट अकबर, अकबर का जो जन्म हुआ है अमरकोट पंजाब में देखने को आपको मिला है, और जो है 13 साल की एज में ये राजा बन गए थे। इनके टाइम पे भारत देश में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अकबर का जो मकबरा है वो कहां पे है? सिकंदरा नियर आगरा देखने को मिलता है। अकबर के ऊपर आईने अकबरी, अकबरनामा लिखे गए हैं, और ये किसने लिखे हैं? अबुल फजल ने लिखे हैं। टोडरमल इनका जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, और महेश दास जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीरबल कहते हैं, इन्होंने बोला था बीरबल, एक ऐसा बंदा जिसने जो है दीने इलाही का जो धर्म है उसको अपनाया था, अकेला हिंदू जिसने दीने इलाही का धर्म अपनाया था। दीने इलाही क्या था? सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें करी गई थी, अच्छी अच्छी बातें लेके एक नया सेक्ट, एक नया धर्म स्टार्ट कर दिया था दीने इलाही, जो अकबर ने सेट किया था, और उसको ज्वाइन करने वाला अकेला हिंदू और लास्ट हिंदू कौन था? दैट इज बीरबल, जिसका नाम है महेश दास। पॉइंट समझ आया तुम्हें? सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए, शेरशाह सूरी इज द करेक्ट आंसर, शेरशाह सूरी। इन विच इंडियन स्टेट इज द बाराबती फोर्ट लोकेटेड? बाराबती जो किला है वो कौन से राज्य में देखने को हमें मिलता है? यस, बाराबती फोर्ट जो है हमें कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है? यस। यहां पे कमेंट में मत लिखो कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स देख के मुझे नहीं पता लगेगा, क्योंकि हजारों बच्चे कमेंट पढ़ेंगे, हजारों बच्चे कमेंट देंगे, मतलब सारा दिन क्लासेस चलेगी, बाद में भी अपलोड होंगे, उसमें भी कमेंट्स आएंगे, उसमें मुझे नहीं पता लगेगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ठीक है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कौन सी स्टेट में बाराबती फोर्ट जो है आपका लोकेटेड है? तो ये है आपका उड़ीसा के अंतर्गत। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में कहां पे? कटक में। उड़ीसा कटक में देखने को हमें मिलता है। कटक की अगर मैं बात करता हूं, यह वो प्लेस है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ प्लेस है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस है, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस है। और हमारे राइस रिसर्च सेंटर जो है, इंडिया का राइस रिसर्च सेंटर जो है वो कटक उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूं राइस रिसर्च सेंटर की, तो वो है मनीला में, मनीला फिलीपींस में। और मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी हेडक्वार्टर हैं, एडीबी बैंक के भी हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल है, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, उड़ीसा में देखने को मिलता है कोणार्क सन टेम्पल, जिसे हम कहा जाता है। क्लियर? ये याद रखना, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। ये है जी बाराबती फोर्ट, कटक, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से आपको पेयर बताना है कि कौन सा जो है आपका करेक्ट माना जाता है, कौन सा जो मॉन्यूमेंट है वो कहां पे देखने को हमें मिलता है। यस बताइए जी। शेख चिली स्टोम हरियाणा में है, शेख चिली स्टोम जो है हरियाणा में है। शेख चिली को अब्दुल रहीम के नाम से भी जानते हैं, और शेख चिली के टॉम शेख चिली के नाम से भी जानते हैं। इनका टॉम जो है आपका कहां पे है? हरियाणा में है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है चित्रदुर्ग फोर्ट जो है आपका कहां पे है? कर्नाटका में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। क्लियर? अगेन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, आंसर दोनों ही सही है। आंसर नंबर डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट वन। हरियाणा को लेके मैंने आपको एक चीज बताई थी, हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी सबसे पहले, दैट इज थानेश्वर। थानेश्वर वो कहां पे है? हरियाणा में।
क्लियर। और इसने थानेश्वर की जगह के ऊपर कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, कहां पे, कन्नौज में, क्लियर। और कन्नौज यूपी में है, तो ये याद रखना, क्लियर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों आपके सत्य हैं, दोनों कथन आपके, दोनों मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपके सही हैं, लोकेशन सही है, तो आंसर नंबर डी 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, हु अमंग द मराठा पेशवास प्रीच द आइडिया ऑफ हिंदू पद पातशाही। देखिए हिंदू पद पातशाही वर्ड का मतलब यह है कि हिंदू धर्म को बचाना, हिंदू धर्म के संरक्षक ये कहते हैं। ये वर्ड किसने आपका आइडिया आगे चलाया था और बोला था कि हां कि ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से आगे जाना चाहिए, ये किसने वर्ड यूज किया था? बाजीराव वन ने ये वर्ड यूज किया था। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाजीराव वन ने इसका जो है हमें आइडिया दिया था, हिंदू पद पातशाही, दैट इज बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे यहां पे, जैसे कि पेशवा कौन है? पेशवा होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली क्या होता था, जो शिवाजी महाराज से यानी कि मराठा सरकार थी, उसके अंदर जो सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन थे, अष्ट प्रधान लोग हमें देखने को मिलते थे, जिसमें 8 मंत्री होते थे, 8 मिनिस्टर में सबसे जो मेन होता था वो होता था पेशवा जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहला पेशवा जो बना था वो कौन सा बना था? बालाजी विश्वनाथ बने थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर। 8 मिनिस्टर अष्ट प्रधान, जिनमें मेन थे आपके पेशवा महाराज, प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक और बात कर सकते हैं हम लोग, मराठा सरकार में जो टैक्स थे वो कौन से थे? 2 टैक्स के ऊपर पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, जो 2 टैक्स थे वो कौन कौन से थे? पहला था चौथ टैक्स क्या था? जितना आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/4 हिस्सा मराठा सरकार को देना पड़ेगा, यानी कि 1/4 हिस्सा जो भी आपने प्रोड्यूस किया है लैंड से, तो वो आपको देना पड़ेगा मराठा सरकार को। दूसरा था सरदेशमुखी। अब सरदेशमुखी क्या था? जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जब महाराष्ट्र के एडजॉइनिंग एरियाज में रह रहे हैं, वो जमीनें जहां पे आप रह रहे हैं वो आपको जमीनें वंशगत मिलती चली जा रही हैं। वंशगत मिलने का मतलब क्या है? आपके पिता, फिर उनके पिता, आप बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे जमीनें चलती चली जा रही हैं। तो उसमें क्या होगा? आपको एडिशनल 10% टैक्स देना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड आपका सरदेशमुखी। पॉइंट क्लियर? सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन बनेगा। बाजीराव 1 इज द करेक्ट आंसर। बाजीराव 1। चलिए अगला आंसर बताइए। बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बहुत बढ़िया। द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर हैं इनका नाम बताइए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हर बार इधर उधर करके क्वेश्चन को पूछ ही लेता है कहीं ना कहीं ये एग्जामिनर, ठीक है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, देखिए ये सबको पता है 1885 में बनी थी। इसके जनक कौन है, फादर कौन है? A.O. ह्यूम है, ये याद रखना। पहली मीटिंग ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की हुई थी बॉम्बे में, क्लियर। गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में पहली मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के जो चेयरपर्सन थे वो कौन से थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। 72 लोग इस मीटिंग में आए थे, 72 पीपल, क्लियर। पहले जो डिसाइडिंग प्लेस था वो बॉम्बे नहीं था, पहले जो डिसाइडिंग प्लेस था वो क्या था? पुणे में डिसाइडिंग प्लेस था। पुणे में कॉलरा फैला हुआ था, हैजा फैला हुआ था, जिसके कारण इनका प्लेस जो चेंज कर दिया वो बॉम्बे कर दिया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर नंबर ए। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन जो है उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आईएनसी है मेरे सामने एक छोटी सी चीटी है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटी सी चीज है, इसको मैं मसल के रख दूंगा ऐसे। तो इन्होंने ये वर्ड यूज किया था डफरिन ने, लेकिन डफरिन को डफर है ये बंदा, इसको ये नहीं पता था कि कल को इतनी बड़ी ये पार्टी बन जाएगी, देश को आजाद कराएगी। पॉइंट समझ आया तुम्हें? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 सेशन आपको पता होगा, लाहौर सेशन।
रिवर रावी के किनारे पे पूर्ण स्वराज सेशन कहते हैं। देश आजाद कराने की बात, यहां पे पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इनके अंदर मोहनदास करमचंद गांधी पहली और आखिरी बार चेयरपर्सन 1924 बेलगांव सेशन कर्नाटक में चेयरपर्सन बने थे, पहली और आखिरी बार। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं 1938 हरिपुरा सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन। दोनों सेशन जो जीते थे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने जीते थे। 1939 का जो त्रिपुरी सेशन था, इसमें इसने किसको हराया था? पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? पत्ताभी सीतारमैया को हराया था। यस, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ओ ह्यूम इज द करेक्ट आंसर, फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द किंग हर्षवर्धन? नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने कौन आया था हर्षवर्धन के टाइम पे? हर्षवर्धन जो है वर्धमान डायनेस्टी के फाउंडर हैं। हर्षवर्धन की बात करता हूं, इनकी कैपिटल थानेश्वर थी, फिर इन्होंने कन्नौज शिफ्ट करी, मैंने आपको बताया था। हर्षवर्धन नालंदा यूनिवर्सिटी घूमने, हर्षवर्धन के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक बुद्धिस्ट आपकी यूनिवर्सिटी है। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आते थे, विदेशों से आते थे, और इनके टाइम पे कौन आया था? ह्यून सांग देखने को हमें मिला था। आंसर नंबर 1। ये ह्यून सांग जो आया है वो चाइना से आया है। इसको हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जानते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यून सांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। हर्षवर्धन की मैं बात करना चाहूंगा यहां पे। हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखी थी रत्नावली, प्रियादर्शिका, नागानंद, ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन की हर्षचरिता किसने लिखी थी? भानभट्ट ने लिखी थी। कदंबरी पुस्तक भी जो है भानभट्ट ने लिखी थी, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाहियान पहला चाइनीज पिलग्रिम जो भारत देश में आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भेजा था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, इंडिका पुस्तक लिखी थी मगस्थनीज ने। ये क्लियर है तुम्हें? से यस और नो? ऑल क्लियर और नॉट? आंसर नंबर 1 ह्यून सांग। यस। लास्ट मॉडर्न किंग बताइए जी कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन लगता सिंपल है, पेपर में हम ये चीजें भूल जाते हैं एग्जामिनर में, एग्जाम में कि ये क्या था। पॉइंट समझ आया? लास्ट मॉडर्न, पहला सबको पता होता है चंद्रगुप्त मौर्य, भाई मौर्य साम्राज्य, जिन्होंने कौटिल्य की मदद से, चाणक्य की मदद से जो है ये कर लिया था, मौर्य वंश बना लिया था, नंद वंश को हरा के। लेकिन लास्ट मौर्य कौन था ये तो पता ही नहीं है हमें। तो लास्ट मौर्य कौन थे? वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ थे। आंसर नंबर डी। बृहद्रथ जो थे, इनका एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है, इन्होंने शुंग वंश स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्रा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर? यहां पे दशरथ लिखा गया है। दशरथ जो है ग्रैंडसन है, यानी कि पोता है किसका? अशोक का। अशोक का पोता है कौन? दैट इज दशरथ। दशरथ ने बाराबर केव्स जो हैं ये दे दी थी आजीविका सेक्ट को। आजीविका सेक्ट को दे दी थी। ये बाराबर केव्स कहां पे हैं? दैट इज अगेन इन द बिहार। बिहार में है। 4 तरीके की केव्स देखने को हमें मिलती हैं, बाराबर केव्स, और ये आजीविका सेक्ट को किसने दे दी थी? दशरथ ने दी थी, याद रखना। बिंदुसार की अगर मैं बात करता हूं, इनको हम कहते हैं अमित्रघात। अमित्रघात दैट इज स्लेयर ऑफ फोर्स। क्लियर? दुश्मनों का नाश करने वाला। क्लियर? बिंदुसार पिता है किसके? अशोक के पिता हैं ये। और ये किस सेक्ट को बिलोंग करते हैं? कौन सी धर्म को मानते हैं? आजीविका सेक्ट को बिलोंग करते हैं ये। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जलोका नहीं होगा, वैसे अशोका होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अगर अशोका की बात आई है तो बिंदुसार के पिता हैं, बिंदुसार उनके पिता हैं, अशोक के पिता हैं। अशोक द ग्रेट अशोक 261 बीसी में इन्होंने कलिंग वॉर लड़ी थी। 261 बीसी में कलिंग वॉर लड़ी थी इन्होंने। अशोक अगर वर्ड होता है यहां पे, और कलिंग वॉर जीती थी। और इसका वर्णन 13th रॉक एडिक्ट में लिखा गया है।
अशोक को उपगुप्त ने कन्वर्ट करवाया था बुद्ध धर्म में। बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था, सिलोन श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी पाटलिपुत्र में, जहां पे चेयरपर्सन कौन थे, मोगालिपुत तिस थे, जहां पे तीसरी बुद्धिस्ट पुस्तक भी लिखी गई थी, अभिधाम पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए जी, ये देख लीजिए, मौर्य का मंत्री परिषद ऐसा था। पेपर में आ सकता है कि कौन सा कैसा मंत्री परिषद देखने को हमें मिलता है। चलिए अगला आंसर बताइए। जी, आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे गांधी जी, तो गांधी जी ने इंडिया में आके पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? पहली बात तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था 1906-7 में, और वो था ट्रांसवाल के अंतर्गत, ये गांधी जी ने किया था वहां पे। और इंडिया में आके इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, आंसर नंबर बी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने लेके आए थे, और ये इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था, यानी कि नील की खेती के लिए, जिसे हम 3 कथिया लगान के नाम से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी। बारदोली गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जी ने यह सत्याग्रह किया था। यहां पे इनको टाइटल मिला था सरदार। गांव की औरतों ने, गांव की महिलाओं ने इनको टाइटल दिया था सरदार का। अगर वहां पे गांव की महिलाएं नहीं आएगा तो उसके बाद महिलाओं के बाद संबोधित सरदार वर्ड से महात्मा गांधी जी ने किया था, तो महात्मा गांधी, इसको आप टिक कर सकते हैं पेपर में। दांडी मार्च की अगर मैं बात करता हूं, सॉल्ट सत्याग्रह की बात कर सकते हैं। यह सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट कब किया था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 24 दिन इन्होंने पूरा सफर तय किया। गांधी जी के साथ 78 लोग थे और एक गांधी जी थे। टोटल 79, 240 माइल्स का ये रास्ता था। क्लियर? 385 किलोमीटर का ये रास्ता देखने को हमें मिला था, ये दांडी मार्च। क्लियर? वहां पे दांडी पहुंच के इन्होंने सॉल्ट का टैक्स तोड़ा। और स्टार्ट कहां से किया था इन्होंने? अगेन अपने आश्रम से। क्लियर? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। चोरी चोरा हत्याकांड जो था वो था आपका 4 फरवरी को हुआ था। क्लियर? 4 फरवरी 1922 को। और यहां पे गोरखपुर में, यूपी में 50 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था चोरी चोरा हत्याकांड में। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसके बाद गांधी जी ने बंद कर दी थी। 12 फरवरी को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, चंपारण सत्याग्रह। देखिए, आपको घुसना है, क्वेश्चन में घुस के आपको आंसर निकालने हैं। पॉइंट समझ आया तुम्हें? अगर तुम कहोगे ना कि सिर्फ इतना सा पढ़ के आईए ने किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया। कहां पे बनाया? सिंगापुर में बनाया। खत्म कहानी। तो ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा। पॉइंट समझ आया? तुम्हें घुसना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। पॉइंट क्लियर जी? क्वेश्चन में घुसना पड़ेगा तब जाके आंसर कहीं निकलेगा। आंसर मतलब वो आंसर नहीं, आपको इधर उधर की चीजें पता होनी चाहिए, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतनी मल्टीपल रिवीजन होती चली जाएंगी आपकी बार बार। चलिए जी, इंडियन नेशनल आर्मी जो है 1943 में बना था, 1943 में, और इसको बनाया था कहां पे? सिंगापुर में। और सिंगापुर में इसकी जो मतलब पूरी मतलब बागम बाग है, धारा दारमोदार है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में आ चुका था। और अदरवाइज इसको बनाया किसने था? पहले इंडियन नेशनल आर्मी को, आजाद हिंद फौज को पहले इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी। कैप्टन मोहन सिंह का जी जो है आइडिया था। कैप्टन मोहन सिंह जी ने ये किया था। और रास बिहारी बोस जो हैं इनके प्रेसिडेंट थे। रास बिहारी बोस जो हैं प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने पूरी जो है पूरा सारा कुछ किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया, सिंगापुर में 1943 के अंतर्गत। क्लियर? ध्यान रखिए, सिंगापुर में। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी और उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, सुभाष, नेहरू, गांधी और झांसी के फोर्सेस में। झांसी जो थी वो विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, यानी कि लड़कियों की सेना थी यहां पे। और यहां पे गांधी जी मतलब ये सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है ये वर्ड यूज किए थे, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो। इंडिया में आया था, इंडिया में आए थे ये, और इन्होंने जो है डेट इज अंडमान और निकोबार आइलैंड को आजाद करवाया था सबसे पहले। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज।
ये याद रखने वाला पॉइंट है। आंसर नंबर ए सिंगापुर। ये लड़की देख रहे हैं, ये कौन है? ये विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स की लीडर जिनका नाम था लक्ष्मी। ठीक है, चलिए ये देखिए लक्ष्मी, विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स, लड़कियों की सेना थी। द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद जो है ये किसने प्रचलित ही कहूंगा मैं, क्योंकि ये स्लोगन जो है इंकलाब जिंदाबाद एक कवि ने दिया था जिनका नाम था हसरत मोहानी। द वर्ड वॉज गिवन बाय हसरत मोहानी। अगर ऑप्शन में हसरत मोहानी आएगा तो उसको टिक करना है, अगर हसरत मोहानी नहीं आया तो आपका आंसर बनेगा भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह जी ने इस चीज को प्रचलित किया था। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन इंकलाब जिंदाबाद के नारे से वर्ड यूज किए गए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए। इसमें काफी बच्चे जो लिख रहे हैं, मोहम्मद इकबाल लिख रहे हैं। मोहम्मद इकबाल जी ने तो एक गाना गाया था, मतलब नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये वर्ड यूज किया था मोहम्मद इकबाल जी ने किया था। आंसर नंबर ए भगत सिंह। भगत सिंह ने जेल में एक पुस्तक लिखी थी, वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट, क्लियर, ये याद रखना। असेंबली में बम फेंका गया था 1929 में, किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने बम फेंका था, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम डील कर चुके हैं, बस याद रखिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी जो है इन्होंने लिखी थी। लाला लाजपत राय जिन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं? अनहैप्पी इंडिया नाम की पुस्तक इनकी लिखी गई है। और लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज किया गया था 1928 में और सॉन्डर्स ने लाठी मारी थी, स्कॉट ने ऑर्डर दिया था, जिसका बदला भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने लिया था। स्कॉट को मारने का प्लान था, सॉन्डर्स मारा गया था वहां पे, क्लियर, याद रखना। आंसर नंबर ए भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। इंकलाब जिंदाबाद भारतीय नौजवान सभा इन्होंने स्टार्ट करी थी 1926 लाहौर में, भारतीय नौजवान सभा, क्लियर। भूख हड़ताल करी थी इन्होंने जेल में, 64th डे के ऊपर एक पर्सन की डेथ हो गई थी जिनका नाम था जतिन दास नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई थी, याद रखना। अगला बताइए, इंडोनेशिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडोनेशिया जो है, पहली बात तो अगर मैं मतलब उसका बात करूं, ज्योग्राफी की बात करता हूं, इट्स ए आइलैंड कंट्री, ठीक है, इट्स ए आइलैंड कंट्री, आइलैंड बनी हुई है ये, ठीक है। और इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी, यस, ये कॉलोनी थी, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी थी ये। आंसर नंबर ए। डच मतलब नीदरलैंड मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड, यस, समझ आया तुम्हें? क्लियर है? डच, बिल्कुल सही। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पुर्तगाल के ऊपर 1498 में 1498 में वास्को डिगामा आया था भारत में। 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से कैलिकट पहुंचा था, जैमोरिन वहां का राजा था। हमारे भारत देश में टोबैको पोर्तुगीज लेके आए थे, जहांगीर ने कंजम्पशन बैन किया हुआ था टोबैको का। चलिए जी अगला आंसर बताइए, इनमें से कौन सा जो टेंपल है जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं और वो उड़ीसा में देखने को हमें मिलता है? ये तो अभी बताया था मैंने आपको, दैट इज कोणार्क टेंपल, और इसे हम सन टेंपल के नाम से भी जानते हैं। ये किसने बनाया था? नरसिम्हा देव वन ने बनाया था, नरसिम्हा देव वन ऑफ ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा ने बनाया था, दैट इज नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर उड़ीसा में, अगेन राजरानी टेंपल भुवनेश्वर, ये भी भुवनेश्वर में देखने को हमें मिलता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर सी, दैट इज ब्लैक पगोड़ा इज कोणार्क। अच्छा एक चीज बताओ, ब्लैक पगोड़ा से याद आया सेवन पगोड़ा। सेवन पगोड़ा का मतलब क्या है? 7 हॉर्सेस, 5 मोनोलिथिक रॉक पिलर, यानी कि 5 पत्थरों के ऊपर जो है बना हुआ है, 7 घोड़े हैं। कौन सा टेंपल है ये, बता सकते हैं आप लोग? यस, बता सकते हैं आप लोग? जल्दी बताओ। महाबलीपुरम, यस, किसने बनाया था? ममाल, ग्रेट ममाल मतलब रेसलर। कौन सा राजा था वो? नरसिम्हा वर्मन वन, बिल्कुल सही। चलिए जी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोणार्क। नेक्स्ट बताइए जी,
पहला इंडियन गवर्नर जनरल आजाद भारत का कौन था? पहला इंडियन गवर्नर जनरल आजाद भारत का कौन था? वो था सी राजगोपालाचार्य। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब देश आजाद हुआ था तो आईएनसी के चेयरपर्सन कौन थे? जेबी कृपलानी। और इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य 1954 में पहला भारत रत्न इनको मिला था। भारत रत्न 1954 में बनाया गया था। 3 लोगों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य को, सीवी रमन जी को, जिन्होंने रमन इफेक्ट बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, और किसको मिला था? सीवी रमन जी को मिला था, सी राजगोपालाचार्य को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी मिला था, जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। क्लियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बता चुका हूं, सरदार टाइटल के बारे में बता चुका हूं। वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 1931 कराची सेशन था, उसको चेयर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1931 के सेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट को ड्राफ्ट किया गया था, और उसको ड्राफ्ट करने वाले पर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? इनके बारे में पढ़ चुके हैं। माउंटबेटन जो है ये पहला द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये बना था। लेकिन यहां पे वर्ड क्या यूज किया इन्होंने? पहला इंडियन। तो पहला इंडियन तो कौन है? अगेन सी राजगोपालाचार्य है। याद रखना, आंसर नंबर डी। यस, अर्लीस्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है ये हमें कहां पे देखने को मिला था? पाकिस्तान में सबसे पहली बार। और कौन सी जगह के ऊपर? दैट इज इन द मेहरगढ़। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेहरगढ़ में सबसे ज्यादा सेटल्ड एग्रीकल्चर वहां पे देखने को मिला था। एक चीज आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा हम गेहूं और जौ, व्हीट और बार्ले जो है हम उगाते थे। ये याद रखने वाला पॉइंट है। व्हीट और बार्ले सबसे ज्यादा जो है उगाई जाती थी। और इंडस वैली पीपल जो लोग थे वो रूरल लोग थे या अर्बन लोग थे? इंडस वैली वाले जो लोग थे वो अर्बन पीपल थे। ये याद रखना, क्योंकि बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अमरी जो है, अमरी जो है आपका, यस, इंडस रिवर के किनारे पे देखने को आपको मिला। एनजी मजूमदार ने जो है इसको ढूंढा था। बलूचिस्तान में ये जगह है। क्लियर? कालीबंगन ब्लैक बेंगल्स है यहाँ पे, जो है राजस्थान घग्गर रिवर के किनारे पे है। धोलावीरा गुजरात में है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे अच्छा देखने को आपको मिला था। तो आंसर नंबर ए दैट इज मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर, सेटल्ड एग्रीकल्चर। चलिए अगला आंसर बताइए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका कब पास किया गया था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया गया था। इसमें यह था कि अगर आप अपनी कॉपी छाप रहे हैं, अपनी भाषा में छाप रहे हैं, तो पहली कॉपी मेरे पास आएगी। मेरे पास मतलब किसके पास आएगी? लॉर्ड लिटन के पास आएगी। और इसी कारण जो अगर अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ भी लिखा हुआ, इसको पेपर को रद्द किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, जेल में बंदा डाल दिया जाएगा। तो लॉर्ड लिटन ने पास किया था 1878 में। और इसी कारण वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर इनको बोला जाता है। ठीक है? और अनपॉपुलर वाइसरॉय इनको बोला जाता है। रिएक्शनरी वाइसरॉय इनको बोला जाता है। किसको बोला जा रहा है? ये दैट इज लॉर्ड लिटन को बोला जा रहा है। आंसर नंबर ए। 1878 में इन्होंने आर्म्स एक्ट भी पेश किया था। आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स एक्ट? आर्म्स एक्ट का मतलब ये है कि आर्म्स एक्ट का मतलब ये है कि आप बंदूकें नहीं रख सकते। अगर आपने बंदूकें रखनी है, खास करके इंडियंस को बंदूकें रखनी है, तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं रख सकते और इलीगल माना जाएगा। यूरोपियन रख रहे हैं तो उनको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। क्लियर? याद रखना, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था, जहां पे लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जो है एक्ट लगाया गया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पे था। रिपन के टाइम पे यहां पे एज के लिए बात करी गई थी और लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। चलिए अगला आंसर बताइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला लीस्ट इंटरेस्टेड पीपल कौन थे? यस, बता सकते हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट में लीस्ट इंटरेस्टेड कौन था? सीधी सी बात है, लीस्ट इंटरेस्टेड कौन होगा? जिसके पास पैसा है। ठीक है? जिसके पास पैसा है, या जिसके पास जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत उसको, या फिर वो डरता है किससे? अंग्रेजों से डरता है, या फिर अंग्रेज उसको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं उससे डर रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसे कि मैं बात करूं एजुकेटेड मिडिल क्लास,
बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, एजुकेटेड थी, जॉब मिल रही थी। जो आपकी रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कम कर रहे थे। पॉइंट समझ आया? सो दैट मींस द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसेस ऑफ द स्टेट, राज्यों के राजकुमार जो है ये लीस्ट इंटरेस्टेड थे मूवमेंट के अंतर्गत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास भी पार्टिसिपेट नहीं की थी, ध्यान रखना। आंसर नंबर बी, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन आ जाता है। द वर्ड कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द लैंग्वेज? ये कौन सी वर्ड से हम कास्ट वर्ड यूज करते हैं? हम कहते हैं ना कि हमारी कास्ट है, वैसे एक्चुअली कास्ट तो वर्ड गलत ही है। हमारे वर्ण सिस्टम है, सॉरी वर्ण नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ वर्ण सिस्टम है, जिसमें हमारे 4 वर्ण हैं जो कि 10th मंडल में लिखे गए हैं। 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद, पुरुषुक्ता मंडल जिसे हम कहते हैं, पुरुषुक्ता मंडल में, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बात करी गई है। लेकिन जो कास्ट वर्ड है ये हमने कहां से लिया है? पोर्तुगीज से लिया है, कास्टा वर्ड से लिया गया है ये। यस, कास्टा वर्ड से, जी कास्टा वर्ड से लिया गया है, कास्टा, जिसका मतलब होता है लिनिएज, क्लैन। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए, पुर्तगाली इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर ए, पुर्तगालियों से वर्ड लिया गया है, पोर्तुगीज। लीनिएज, ब्रीड, रेस, इस वर्ड का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी। सारनाथ, जहां पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, ये कौन से शहर के नजदीक देखने को हमें मिलता है? सारनाथ यूपी में है। यहां पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, एंड दैट वाज द धर्म चक्र परिवर्तन, द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। जहां पे इन्होंने 8 चीजें बोली थी। वो 8 चीजें क्यों बोली थी? क्योंकि दुख है, संसार में दुख है, दुख का नाश हो सकता है। दुख का कारण क्या है? डिजायर्स खत्म करोगे 8 चीजों को फॉलो करके। और ये गांधी जी वर्ड पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे से बार बार। ये गौतम बुद्ध जी ने जो वर्ड यूज किए थे, ये धर्म चक्र परिवर्तन की जो बातें कही थी, धर्म चक्र परिवर्तन की बातें जो हैं, इन्होंने अपने 5 लोगों को बोली थी, 5 अनुयायियों को बोली थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारनाथ में ये उपदेश दिया था, एंड दिस इज नियर द वाराणसी। वाराणसी के किनारे पे देखने को हमें मिलता है। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर डी, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। बुद्ध वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज इनलाइटेंड वन, जिनको निर्वाण प्राप्ति हो चुकी हो। क्लियर? जब बुद्ध को हम बात करें, लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, एशिया की ज्योति। और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जहां पे रोमनदेही पिल्लर है, अशोक ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जातक टेल्स, जातक स्टोरीज किसे कहते हैं? जातक स्टोरीज, जातक कथाएं किसे कहते हैं? द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, जो कि लिखी कहां पे गई हैं? अजंता केव्स में लिखी गई हैं। अजंता केव्स टोटल कितनी है आपकी? टोटल 30 के केव्स आसपास है, वो जातक टेल्स लिखी गई हैं वहां पे। सारी की सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं। अगर आने वाले बुद्ध की बात करूं, फ्यूचर बुद्ध की बात करते हैं, तो वो कौन है? मैत्रेय। मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्ध, ये याद रखना। आंसर नंबर डी। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा, पहला उपदेश तो मैंने बता दिया सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ये भी यूपी में है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम उपदेश। और सारे भाषाएं, जो सारे उपदेश हैं, वो कौन सी भाषाओं में थे? पाली भाषा में थे, ये भी आपको याद रखना है। आंसर नंबर डी, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। गीतांजलि जो है वो किसकी पुस्तक है? गीतांजलि जो है वो किसकी पुस्तक है? ये सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काबुली वाला भी इन्होंने लिखी है, काबुली वाला। क्लियर? इनको हम बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, बार्ड ऑफ बंगाल। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें, इन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था। नाइटहुड का टाइटल कब वापस किया था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंतर्गत। 1913 में गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल लॉरेट थे ये, इंपॉर्टेंट वन है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और अगर हम बात करें तो और क्या पढ़ सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में? इनके भाई हैं अबेंद्रनाथ टैगोर, अबेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी। भारत माता पेंटिंग, भारत माता पेंटिंग। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भान भट्ट जो है, जिन्होंने हर्ष चरिता लिखी थी, कदम्बरी नाम की पुस्तक लिखी थी, ये कोट पोइट है हर्षवर्धन का। पाणिनि कौन है? पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, अष्टध्याया। अष्टध्याया, अष्टध्याया जो है
पहली संस्कृत ग्रामर देखने को हमें मिल रही है, अष्टध्यायी। क्लियर। अष्टध्यायी के ऊपर भी एक कमेंट्री लिखी गई थी और उस कमेंट्री का जो नाम है वो है महाभाष्य। महाभाष्य। क्लियर। महाभाष्य जो लिखी है वो किसने लिखी है? पतंजलि ने लिखी है। पतंजलि ने लिखी है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, समझ आ रहा है तुम्हें? यस। इंडो आर्यन लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए जो इंडो आर्यन लैंग्वेज है ना वो पर्शियन भाषा, अरेबिक भाषा और टर्किश भाषा का मिक्सचर है। पॉइंट समझ आया? इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है पर्शियन, टर्किश एंड अरेबियन भाषा का जो है मिश्रण देखने को हमें मिलता है। अब बात करते हैं इनमें से इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन सी नहीं है। यस बता सकते हैं आप लोग? अगर मैं सबसे बड़ी लैंग्वेजेस की बात करता हूं, बंगाली, हिंदुस्तानी जो भाषाएं हैं वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इनके अलावा गुजराती, तमिल, मराठी भाषा जो है इंडो आर्यन है। उड़िया जो है आपकी इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं देखने को मिलती। क्लियर? उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, उड़िया नहीं, इट्स तमिल। तमिल, इट्स तमिल। तमिल जो है वो तो क्लासिकल भाषा है हमारी, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल भाषाएं कौन सी होती हैं? जो 2000-3000 साल पुरानी हो, हजारों साल पुरानी हो और वो किसी भाषा से ना ली गई हो, तभी तो हम इसको क्लासिकल भाषा कह रहे हैं। पॉइंट समझ आया? नहीं, सी नहीं बनेगा, तमिल बनेगा। तमिल इज द क्लासिकल लैंग्वेज, 2003 साल पुरानी। क्लासिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन ये होती है कि वो भाषा कहीं से और ना ली गई हो, तभी उसको क्लासिकल वर्ड यूज करते हैं। क्लासिकल भाषा में हमारी 6 क्लासिकल भाषाएं हैं, मेरे दिमाग से अब निकल गई हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा रिकॉल करने की। तमिल हो गई है, मलयालम है और उड़िया है। तुम बताओ बाकी? संस्कृत है, तेलुगु है, और कौन सी है? एक रह गई, मलयालम, उड़िया, तमिल। बताओ 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 बताओ। 6 भाषाएं हैं हमारी। यस, उड़िया तो लास्ट में थी। मलयालम होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी। कोई बता सकता है आप में से? बताओ यार। एक रह गई हमारी, कन्नड़। बिल्कुल सही, कन्नड़। ठीक है, तो 6 ये होगी हमारी भाषाएं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी। इंडिया इंडिपेंडेंस बिल रिसीव द रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट का मतलब पता क्या है? यहां पे रॉयल एसेंट का मतलब यह है कि इसको मान्यता मिल गई। सॉरी, इसको मान्यता मिल गई। कहने का मतलब क्या है? देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस बिल की बात यहां पे यह है कि जब 3 जून का प्लान आया था, 3 जून प्लान, जिसे हम माउंटबेटन प्लान कह रहे हैं, जिन्हें हम डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते हैं, इन्होंने बोला था कि हम देश को आजाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। फिर उसके बाद बिल पेश किए गए, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये वो सब जगह पे पास हुए, और इसको हाँ यानी कि सभाओं ने पास कर दिया 18 जुलाई को, और बोल दिया क्या कि हम इंडिया को आजाद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन खींची जाएगी और दैट वाज अ रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? रेड क्लिफ लाइन खींची जाएगी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए, 18 जुलाई 1947 इज द करेक्ट आंसर। 18 जुलाई 1947। क्लियर? और देश को आजाद किया जाएगा 15 अगस्त 1947। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना हमारे चैनल के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारी वीडियोस इसमें आएंगी। और आप जो है मेरे पेड कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज जस्ट 499 रुपीज में आपको मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको इसमें कोड लगाना है VIP 499। अगर ये कोड लगाएंगे तो 499 रुपए में मेरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें हमारा 10,000 MC कोर्स और GS कोर्स आता है। इनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। 10,000 MC कोर्स में हमारा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर MCQs हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, और यूपीपीसीएस के लिए लास्ट ईयर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने बनाए थे। इस साल भी मैं इसमें हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाऊंगा, तो आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। GS कोर्स हमारा एक थियरी कोर्स है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है टॉपिक की वो इसमें हम जानते हैं। इन कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको करना क्या है,
स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। जैसे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा तो ये दोनों कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे वहां पे, और भी जो भी मैं नेक्स्ट कोर्सेज बनाऊंगा वो भी सब नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज के अंतर्गत। तो आपको कोड लगाना है VIP 499 और आपको कोर्स मिल जाएगा 499 रुपीज में, ठीक है। और इन जो है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है टेलीग्राम चैनल, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी क्लासेस शेयर करता हूं और आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहती है। इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ हमारे कोर्सेज में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।